तो वहाँ जब पहुँचा तो उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया और बोल दिया कि एमपी साहब अभी नहीं है अंदर। तो मैं जाने से पहले मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है कि अगर मैं सोचूं कि अगर मैं मर भी जाऊं तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। और 75,000 मतलब सिर्फ अगर कुछ आपको इंजरी हो जाती है तो कैंप 2 तक जो एक बार हेलीकॉप्टर लेने आएगा। सबसे बड़ा इस ट्रेजेडी हमारे साथ क्या होता है कि एक जो साथी क्लाइंबर की डेथ हो गई थी पहले ही। तो ये भी माउंटेन में बोला जाता है कि जो ऊपर चढ़ना तो उतना टफ नहीं जितना नीचे जाना होता है। और जितनी भी डेथ होती है माउंट एवरेस्ट पे, जितनी भी क्लाइंबिंग में, सबसे ज़्यादा डेथ हुए नीचे आते हुए होती है, ऊपर चढ़ते हुए बहुत कम होते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, आज जो हमारे साथ मेहमान हैं परवीन राणा जी हैं, कैलाशू उत्तरकाशी से। राणा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका धन्यवाद राहुल जी। परवीन राणा जी जो हैं पर्वतारोही हैं और आउटसोर्स लीडरशिप ट्रेनर हैं और कई प्रतिभाओं के धनी हैं। आज राणा जी से बातचीत करेंगे किस तरीके से जो है इन्होंने ये काम शुरू किया है और क्या कुछ जानेंगे। राणा जी, स्वागत है। धन्यवाद। और सभी लोगों का जो डिजिटल डायरी के जो जितने भी दर्शक हैं, और मैं आज आपने मुझे इनवाइट किया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और माउंटेनियरिंग की जो आप माउंटेनियरिंग पूछ रहे हो, माउंटेनियरिंग के बारे में मुझे भी पहले नहीं था पता। मैं भी एक पहाड़ से रहने वाला हूँ, उत्तरकाशी डासला गांव से। तो मैंने 10 तक तो पढ़ाई मैंने अपने गांव से ही की है। और जो भी माउंटेनियरिंग हम बात करते हैं एडवांस तरीके से, तो पहले हम लोग लकड़ी कलेक्ट करने जंगल जाते थे, पत्तियाँ लेने जाते थे, पत्तियाँ काटते थे पशुओं के लिए। तो वो हमारा रोज़मर्रा का ज़िंदगी का वो था। बट कभी हमने काउंट नहीं किया कि शायद ऐसे भी कभी हम इस लाइन में आएँगे और कुछ बड़े माउंटेन के लिए क्लाइंब करेंगे। तो इस तरह का नहीं था कभी। बट धीरे-धीरे जब आए तो कोर्सेज़ किए, और जब 12th के बाद 12th क्वालीफाई किया, 12th के बाद जो है फिर माउंटेनियरिंग कोर्स, एक नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी है, तो वहाँ से बेसिक कोर्स किया, एडवांस कोर्स किया। फिर वहाँ पे मैंने एज़ अ काम भी किया एज़ इंस्ट्रक्टर। तब पता चला कि अच्छा ये भी एक दुनिया है, ये सिर्फ हमारा ही रोज़ जो डेली जो हम लोग डेली करते थे, है ना, एज़ अ पार्ट ऑफ आवर जो लाइफ था वहाँ पे, बट ये एक इसमें करियर भी बनाया जा सकता है। तो ये उसके बाद पता अच्छा चला। राणा जी, जैसे पहाड़ की बात करूंगा, पहाड़ में युवा जो है रोजगार के लिए जाते हैं। आप उत्तरकाशी से हैं या जो है पिथौरागढ़ से हैं, जो भी मतलब हैं, वो पढ़ाई करते हैं और रोजगार के लिए, रोजगार मतलब नौकरी बिल्कुल, के लिए जाते नौकरी हैं और के लिए। पलायन के लिए आते हैं। आप वहीं रुके, वहीं पे शुरू किया और फिर माउंटेनिंग जैसा काम क्यों? तो सबसे पहले तो था कि देखो इसमें क्योंकि हमारा स्ट्रेंथ है, हम लोग को फिजिकली स्ट्रांग होते हैं जो माउंटेन के लोग रहने वाले हैं। और जो स्ट्रांग होते हैं रिस्क लेने में घबराते नहीं है। तो ये शायद इनबिल्ड होता है हम लोगों में जो पहाड़ के लोग हैं। तो ये हमको सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस हमको थोड़ा एक सपोर्ट का ज़रूरत पड़ता है, जहाँ पे गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो इसी मामले में मेरे पापा भी माउंटेनियर हैं, और वो भी उन्होंने कोर्सेज़ किए थे, और वो भी पढ़ाते थे ऐसे माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट एनआईएम वगैरह में। आनुवंशिक है मतलब आपके हाँ अंदर तो। जी, तो ये था, तो एक गाइडेंस उनसे मिल गया था, सपोर्ट सिस्टम उनसे मिल गया था कि आप भी कोर्स कीजिए। तो जब कोर्स किया तब पता चला कि अच्छा ये भी एक फ़ील्ड होता है, ये भी एरिया होता है जिसमें हम लोग भी कुछ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमको पता चला। उत्तराखंड में कैसे देखते हैं आप जो है माउंटेनिंग के स्कोप्स वगैरह? उत्तराखंड अगर मैं बात करूँ, और जितने भी स्टेट हमारे भारत में हैं, तो उत्तराखंड जो अग्रणी उसमें आता है। यहाँ पे बड़े-बड़े माउंटेन हैं, पीक्स हैं, ट्रैकिंग डेस्टिनेशन है। तो अगर यहाँ पे थोड़ा, अगर गवर्नमेंट थोड़ा पॉलिश करे जगह को और फैसिलिटी बढ़ाए, क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे भी मैं देखा, अगर मैंने कई देशों में क्लाइंबिंग किया है अभी, मैंने 5 कॉन्टिनेंट्स के हाईएस्ट पीक को क्लाइंब कर लिया है। तो वहाँ को देखिए, उत्तराखंड कंपेयर करें तो ऐसे ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन कहीं पे भी नहीं है। बट यहाँ पे डेंजर है, खतरे ज़्यादा हैं, यहाँ पे फैसिलिटी नहीं है गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी दी हुई है। और यहाँ पे क्या है कि कहीं ट्रैकर चले जाता है, भरोसा नहीं होता वापस आएगा नहीं आएगा, इस तरह का फैसिलिटी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। जबकि अगर विदेशों में देखें तो वहाँ पे हर चेक पॉइंट होते हैं, वहाँ पे देखिए रखे रहते हैं सेफ्टी के तौर पे, वो चेक करते हैं। और उस वजह से अगर देखें तो उत्तराखंड बहुत अच्छा हो सकता है अगर इसमें गवर्नमेंट थोड़ा ध्यान दे, सेफ्टी प्रोसीजर अगर वो प्रोवाइड करे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रवीण राणा जी ने 21 मई 2022 को एवरेस्ट क्लाइंब किया है। पहले तो आपके लिए उसके लिए बहुत-बहुत आपका बधाई। धन्यवाद। और अमेरिका में भी आपने जो है एक जो आकांक्षा को बहुत वापस हाँ, वो आपने क्लाइंब किया है 2025 में, और अफ्रीका में भी, यूरोप में भी, और ऑस्ट्रेलिया में भी, जापान में भी। हाँ जी। मतलब काफ़ी सारी अच्छी लिस्ट है आपके पास जो है, जो आपने जो है फ़तह किए हैं सारे ये जो है। सर, मैं जानना चाहूँगा यहाँ पर और जो बाहर है, एशिया में और यूरोप में, क्या डिफरेंसेस है कि मतलब क्या फैसिलिटीज़ है या जागरूकता है? किस तरीके से रहता है वहाँ पे और यहाँ पे? दोनों में ये एक फ़र्क है कि जैसे यहाँ पे हम लोग थोड़ा क्लाइंबिंग का शौकिया तौर पे नहीं करते हैं, जैसे दिखावे के लिए कर रहे हैं, जैसे मुझे जो दिखावापन ले दिखा है।
और वहाँ पे लोग क्या है, लोगों के अंदर इनबिल्ड टाइप का है, नेचुरली वो लोग कबाड़ा नहीं फेंकते हैं, जैसे वो टॉफ़ी के पेपर होते हैं, वो लोग रखते हैं, अपने पास रखते हैं, उनको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हमारे जो एशियन कंट्रीज़ में स्पेशली, अभी मैं भारत का ही यहाँ पे लूँगा, नाम लूँगा, हम लोग जब जाते हैं, तो लोग उतने उनको बाई एजुकेशन तो उनके पास एजुकेशन है, बट नेचर के साथ कैसे रहना उनको पता नहीं है। कुछ भी कबाड़ा लेके जाते हैं, कुछ भी अगर खाने-पीने का सामान हो फेंक देते हैं, जगह-जगह, कोई चेक करने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। तो ये बिगेस्ट डिफरेंस मुझे लगा। अदर माउंटेन में तो यहाँ तो बड़े-बड़े माउंटेन तो अगर हम कंपेयर करें यूरोप में उतने में, हाँ, एल्ब्रूस जो रसिया में यूरोप का हाईएस्ट पीक छोटा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो बट वहाँ का जो अगर देखेंगे कि कितनी सफाई वहाँ पे बहुत क्लीन है, फैसिलिटीज़ ज़्यादा प्रोवाइड कर रखी है, सेफ्टी के मामले में ज़्यादा। पर्यावरण के मामले में लोग जागरूक है, शिक्षित हैं, जागरूक हैं शिक्षित वहाँ हैं। पे। मतलब खुद कंपेयर से टू मन नहीं करता कि यार ये काम करना था, हाँ, यहाँ पे ये गंदगी हाँ करनी जी, थी। जैसे अगर कुछ दिखता भी है तो उसको जो उठा लिया जाता हाँ, है। उनको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती वहाँ पे। तो ये मुझे दिखा है वहाँ पे, तो ये शायद हम लोगों को इस एरिया में काम करने की ज़रूरत है। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या डिफरेंसेस हैं? सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू सबसे पहले तो जब हम एंट्री करते हैं कहीं किसी भी जैसे माउंटेन रेंज में, तो वहाँ पे अदर कंट्रीज़ में वहाँ पे क्या है, वहाँ की गवर्नमेंट ने प्रॉपर गेट बनाया हुआ, परमिशन लेना पड़ता है, चेक भी करती है। अगर आपसे वो पैसा ले रही है तो वो आपका वो भी रखती है, रिकॉर्ड भी रखती है, आप कहाँ पे पहुँचे हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। बट अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पे इस तरह का नहीं है। यहाँ पे अगर एक बार आपने रजिस्ट्रेशन फीस भी दे दिया, तो आपके बाद उसके बाद आप कहाँ हैं, किस हालत में हैं, ये तब पता चलता है जब आप मेजर एक्सीडेंट फेस करते हैं। तो ये बिगेस्ट चैलेंज है यहाँ पे, जो जिस पे शायद हम लोगों को काम करने की ज़रूरत है। कोई भी दुर्घटना हो जाए, तो उसमें मतलब क्या रहता है एक पर्वतारोही के लिए? किस तरीके से मतलब उसके लिए जो है फ्यूचर के लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होती है और किस तरीके से रहता है? तो कहाँ पे, यहाँ भारत? हाँ, भारत में। यहाँ पे तो अभी एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ उत्तराखंड में है। ये फोर्सेस तब, क्योंकि परमानेंट किसी इलाके में नहीं है कि आप वहाँ पे है इस इलाके में जिसमें क्लाइंबर जा रखे हैं। तो ये फोर्सेस तब जाती है जब एक्सीडेंट का पता चलता है कि यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, वहाँ पे एक्सीडेंट, तो रेस्क्यू के लिए जाते हैं। अच्छा काम कर रही है। बट अब अगर आप जैसे अफ्रीका में गया था मैं, तो अफ्रीका में मेरे साथ 9 बच्चे थे, छोटे बच्चे स्कूल के, 9th ग्रेड 11th ग्रेड के मैं लेके गया था। तो काफ़ी चैलेंज होता है अदर कंट्री में लेके जाना, 6000 मीटर की पीक है वो। तो बट वहाँ पे क्या है, इमरजेंसी में हेलीकॉप्टर भी था, इन केस कुछ होता है। तो हमने ऑलरेडी उसके लिए भी साइन किया हुआ था कि अगर इन केस होता है तो हम हेलीकॉप्टर मँगा लेंगे और अपनी सुरक्षा करवा लेंगे। तो उस मामले में अफ्रीका भी गया था, रसिया में भी गया था, यूरोप का जो हाईएस्ट पीक है एल्ब्रूस, वहाँ पे वो फैसिलिटी थी। तो मैं फॉर्म भरने से पहले हमको बताया गया था कि अगर ऐसा होता है, तो आपको जो है ये जो इंश्योरेंस किया हुआ है, उसके आधार पे आपको हेलीकॉप्टर मिल जाएगा सेफ्टी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम अदर कंट्री में जा रहे हैं तो बहुत सेफ महसूस होता है। यहाँ पे कैसा है? यहाँ पे भी वो फैसिलिटीज़ हैं? यहाँ पे अब यहाँ अगर माउंट एवरेस्ट की बोलें तो वहाँ पे हमको काफ़ी वो देना पड़ता है इंश्योरेंस का। जैसे मैंने जब किया था तो 1 लाख रुपए मैंने सिर्फ उसी के लिए दिया था, रेस्क्यू के लिए, इन केस इमरजेंसी जो होता है। तो वो भी कैंप 2 तक, कैंप 2 के ऊपर तो हेलीकॉप्टर भी नहीं जाता वहाँ पे। कैंप 2 तक कोई दुर्घटना होती है, कोई इमरजेंसीज़ होती है तो हेलीकॉप्टर आके लेके जाएगा। और उससे ऊपर? उसके ऊपर मैनुअल रेस्क्यू होता है फिर। अच्छा। हेलीकॉप्टर जाता नहीं है, अगर कुछ किसी को कैंप 3 में कोई प्रॉब्लम हो गई, कैंप 4 में प्रॉब्लम हो गई। अच्छा, कैंप 1 नीचे होता है, कैंप 2 बेस ऐसे? कैंप है। हाँ। बेस कैंप के ऊपर 6 किलोमीटर जाने के बाद कैंप 1 आता है। काफ़ी कैंप 1। ग्लेशियर्स, खुम्बू आइस फॉल के नाम से, काफ़ी सारे अच्छा, ऐसे क्रैक्स। 1, 2, 3 करके स्टेप? हाँ, फिर कैंप 1 है, फिर कैंप 2 है, कैंप 3, कैंप 4। तो कैंप 4 के बाद फिर डेथ ज़ोन बोलते हैं हम उसको। डेथ ज़ोन मतलब वहाँ पे जो ऑक्सीजन का लेवल बहुत थिन है और आपको एक नॉर्मल इसमें आप वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकते विदाउट सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन। एवरेस्ट की यात्रा के बारे में जानना चाहेंगे, कैसी रही यात्रा? मेरी क्योंकि यात्रा कहीं सपना था कि एवरेस्ट चढ़ूँ, कहीं किताबों में आपने पढ़ा होगा कि यार इन्होंने भी एवरेस्ट क्लाइंब किया, इन्होंने भी किया, मैं भी एक दिन करूँगा, और वो चीज़ सामने थी और परवीन राणा जी चढ़े जा रहे हैं। तो एक अगर उस बारे में अगर बात करूँ तो मेरे पापा का भी सपना था ये, तो उन्होंने पहले तो बताया नहीं था, बाद में पता चला कि उनका भी शायद सपना था कि एवरेस्ट क्लाइंब करना था, बट उनको मौके नहीं मिले। तो सेम मेरा भी था, बचपन में सोचा तो था कि यार एक दिन हम चढ़ेंगे, बट उतना जुनून नहीं आया था कि करना ही है। तो इस मामले में इतने साल हम काम करते रहे, छोटे माउंटेन में गए, बट एवरेस्ट के लिए कभी इतना नहीं सोचा कि जाना है एक दिन। बस ये था कि शायद एक दिन कभी मौका मिले तो ज़रूर पहुँचेंगे। तो ये समय शुरू हुआ 2019 से। तो उस 19 में सोचा कि मैं क्यों ना ट्राई कर लूँ। तो 19 में जब ट्राई किया तो सडनली कोविड आ गया। तो इसके लिए क्या कि हैवी अमाउंट लगता है, अराउंड 30 लाख रुपीज़ का ज़रूरत पड़ता है एक आदमी की जो फीस पड़ती है। तो कोविड आने के बाद जो है, जहाँ स्पॉन्सरशिप की बात चल रही थी, तो वहाँ पे क्योंकि कंपनियाँ खुद ही शट डाउन हो रही थी,
एम्प्लॉय की वो अपने सैलरी नहीं निकाल पा रही, तो फिर स्पॉन्सर देना देना तो काफ़ी टफ हो रहा था। 19 में, 20 में, 21 में 3 साल मैंने काफ़ी स्ट्रगल किए, काफ़ी सारे लोगों से मिला। यहाँ तक कि उत्तराखंड में जितने भी ये मिनिस्टर्स वगैरह से हैं, सेंट्रल तक मैं गया था, वहाँ तक मिला। और कहीं किसी सबने हाँ तो किया, मेरा स्पॉन्सरशिप प्रपोजल था वो ले लेते थे, बाद में उसको डस्टबिन में फेंक देते थे। अच्छा। तो हाँ, तो ऐसे बहुत बार हुआ। और मैं दिल्ली में 2-3 बार गया हूँ। हमारे जो एमपी वगैरह हैं उत्तरकाशी से बात हुई, तो मैं गया, दिल्ली गया। तो वहाँ जब पहुँचा तो उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया और बोल दिया कि एमपी साहब अभी नहीं है अंदर। तो गाड़ी वहीं पे थी। तो मैं बोला यहीं पे है, गार्ड मेरे से लड़ाई करने लगे, नहीं आप जाइए, मोबाइल में वीडियो नहीं बना सकते हो। तो इस तरह का मैंने देखा है उस समय, तब लगा मुझे पता है कि शायद जो लोग हवाई वादे करते हैं ये सच नहीं होते हैं। जो वादे होते हैं हवाई होते हैं। हाँ, हवाई होते हैं कि बोला तो कि नहीं हम सपोर्ट करेंगे, पर नहीं। तो एक और थे, एमपी थे, हमारे गढ़वाल से नहीं थे, वो गढ़वाल के ही थे। उनसे भी मैंने फ़ोन पे बात की, किसी के द्वारा नंबर मिला, 4 बार उनसे मिलने गया, 4 बार प्रपोज़ल दिया। तो जब जिस बार भी जाता बोलते कह रहे वो तो मैंने कहीं खो रख दिया है, दोबारा दे दीजिए। तो मैं खुद ही थक गया था उनको प्रपोज़ल देके, 4 बार मैंने प्रपोज़ल दिया। बाद में कुछ नहीं हुआ तो उन्होंने फ़ोन उठाना बंद कर दिया। तो इस वो ये वाली स्टेज थी और गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी इस तरह का सपोर्ट नहीं मिला। तो फाइनली 2022 में जब गिव अप होने का सिचुएशन था कि शायद अब इतना पैसा नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा। और अब शायद रहने दीजिए, तो फाइनली कहीं तो ऊपर वाला भी शायद देखता है फिर। तो भगवान भोलेनाथ की कृपा से ये हो गया। और फिर मुझे सडनली कॉल आया नेपाल से कि भाई आप 50% एडवांस में दे दीजिए, 50% आप एक्सपेडिशन करवा दीजिए। तो वो मेरे लिए बिगेस्ट ये हेल्प था। तो उसके बाद मैं फिर हाँ कर दिया कि ठीक है मैं इतना देख लूँगा। तो ये पैसे किन-किन चीज़ों के लिए लगता है? आपने 30 लाख की बात करी है, एवरेस्ट चढ़ने के लिए स्पॉन्सरशिप चाहिए होती है या जो है पैसे देते हैं। क्या-क्या मतलब इसमें खर्चे होते हैं? अभी के हिसाब से 13 से 14 लाख रुपए सिर्फ नेपाल गवर्नमेंट को जाता है। अच्छा। उनकी एजेंसी जो वहाँ रास्ता बनाती है, रोड फिक्स करती है, तो नेपाल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है। 13-14 लाख रुपए इंडियन रुपीज़ जो है वो गवर्नमेंट को जाता है। फिर वहाँ पे आपको 5 से 6 ऑक्सीजन सिलेंडर आपको चाहिए होते हैं क्लाइंबिंग के लिए, वो आपका है। फिर काठमांडू से बेस कैंप पे लगा लो आपका पूरा 2 महीना लगता है, 45 दिन से 50 दिन के लिए लगता है। और खाना-पीना, रहना उस एल्टीट्यूड में आपको खाना प्रोवाइड हाँ, कराते बिल्कुल। हैं। तो वो है शेरपा साथ में आपके होते हैं जो टीम मेंबर वहाँ पे होते हैं, उसका होता है। फिर क्लोथिंग गियर भी आपका बहुत महँगा होता है। जैसे कि एक जो क्लाइंबिंग शूज़ होता है कि 1 लाख का से ऊपर का एक क्लाइंबिंग सिर्फ शूज़ ही शूज़ आता है। सूजी शुगर। एंड जो गियर होता है डांगरी उसको हिंदी में बोला जाता है, डाउन सूट, वो भी अराउंड 1 लाख से ऊपर पूरा का ही होता होता है, है पूरा नीचे से, सूट। हाँ, पहनना पड़ता वो है। 1 लाख से ऊपर का वो भी आता है। तो इस तरह के और भी काफ़ी सारे गियर्स हैं। तो अगर पूरा मिलाया जाए तो 30 लाख से ऊपर आराम से जो है ये बजट चले जाता है। बजट चल जाता है। बजट चले जाता है। हाँ, मतलब वैसे उस क्लाइमेट में आपको जो है सारी चीज़ें प्रोवाइड हो रही है। अच्छा, एक आदमी के साथ एक शेरपा होता है या टीम के साथ ये कितने? कंपनी पे डिपेंड करता है। तो बहुत सारी जो अच्छी कंपनियाँ हैं, बजट अच्छा लेती हैं, वो आपको एक एक शेरपा आपको वो दे देते हैं साथ में। तो वो अच्छा। आपके साथ रहेंगे, जभी भी आप क्लाइंब करते हैं, आपकी स्पीड के साथ वो वॉक करते हैं। अच्छा। तो मेरे साथ थोड़ा उल्टा था, मेरे साथ ऐसा नहीं था। और हम लोग 6-7 लोग थे, तो एक मेन शेरपा था उनमें, जो गाइड कर रहा था और लोग बिगिनर थे। वो लोग जो आए वो जैसे एक सपोर्ट के लिए आए थे कि जी हम सपोर्ट भी करेंगे, क्लाइंब भी करेंगे। तो इस तरह का माहौल था वहाँ पे। तो मेरा जब मैं शुरू किया यहाँ से तो मैंने कुछ ज़्यादा इस तरह का चेक नहीं किया कि कैसी कंपनी क्या है, बस मुझे जाना था। एक बिलीव था गॉड में कि नहीं अब अपनी तरफ से मैंने 4 साल कोशिश किया, कुछ नहीं हुआ, बस अब मैं भोलेनाथ पे छोड़ देता हूँ। तो उसके बाद ऐसे लगा जैसे मेरी ये प्रोग्राम आइटनरी बन गई है। तो मैं बैंगलोर में था और फाइनल कॉल मैंने अपने ऑफ़िस से वो लिया। ऑफ़िस वालों ने भी काफ़ी सपोर्ट किया, फ़ाइनेंशियली भी जितना उन लोगों से हो सकता था उन्होंने कंट्रीब्यूट किया फटाफट विदिन तो आपने जो ये इसके लिए क्लाइंबिंग के लिए जो पैसा लिया वो अपना? हाँ, कुछ मेरे पास सेविंग पड़ा हुआ था, तो कुछ नहीं था, तो कुछ मैंने लोन लेके गया फिर। अच्छा। तो मैंने कहा कि जब करना ही है, मैं परेशान रहूँगा ज़िंदगी भर, इससे बढ़िया है कि मैं लोन लेके मैं करके आ जाऊँ। कोई तो स्पॉन्सरशिप इंडियन गवर्नमेंट से कोई स्पॉन्सरशिप नहीं मिली? हाँ, गवर्नमेंट से मैंने आप जो बताया था कहानी क्या-क्या हुआ उत्तराखंड था। गवर्नमेंट या मतलब हाँ, मैंने भारत सरकार से कुछ नहीं? स्टेट गवर्नमेंट में मुख्यमंत्री जी से उनसे मिलने की कोशिश की, तो उनके जो पीआरओज़ होते हैं, 2-3 पीआरओ को मैंने कॉल किया, तो वो भी बड़ी-बड़ी बातें बोलते थे कि नहीं, मिल नहीं सकते हैं, ऐसा है, वैसा है। तो काफ़ी ट्राई करने के बाद मुझे लगा कि शायद इतना ईज़ी नहीं है, तो क्योंकि डायरेक्ट आप मिल नहीं सकते हो, जो पीआरओज़ उनके बने हुए हैं, उनको मैंने काफ़ी कॉल किया, तो उनका नेगेटिव वो रहा मेरे साथ। तो मैंने छोड़ दिया फिर कि शायद इस लेवल पे अगर मैं कोशिश करूँगा, तो मेरे पास इतना समय भी नहीं है कि मैं घूमता रहूँ। तो मैं फिर खुद ही अपना जो आधा मेरे पास था, आधा कुछ मैंने क्राउड फंडिंग के द्वारा भी किया, लोगों ने सपोर्ट किया मुझे दूर-दूर जगह से। किसी ने यहाँ तक कि ₹100, ₹200 करके भी लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है। तो कुछ मैंने लोन लेके मैं निकला था वहाँ पे। ये जो अभी आपकी जो यात्रा रही है, क्या अनुभव रहा है इसका? क्या कि मतलब
जो प्रतिभा है वो राजनीति की भेंट चढ़ गई, कहना चाहोगे ऐसा? अभी तो है। अभी अगर मैं देखूँ काफ़ी सारे केवल माउंटेनियरिंग में नहीं है, और भी कई सारे डिपार्टमेंट टैलेंट है, गाँव में टैलेंट है, बट उनको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा। जबकि बहुत जगह ऐसे जिन लोगों के पास टैलेंट भी नहीं है, बट उनके रेफरेंसेस ज़्यादा चल रहे हैं। रेफरेंसेस है तो आपको इजीली एंट्री मिल जाता है, लोग मिल जाते हैं जिनके साथ आप बात रख पाते हो, सपोर्ट मिल जाता है। तो ये अभी है, ये और दुखद है काफ़ी, क्योंकि जो रियल टैलेंट है उनको आगे जाने का मौका नहीं मिल पा रहा है। उनको जैसे पुश का ज़रूरत था, एक हेल्प की ज़रूरत थी, वो नहीं मिल पा रहा है रियल में। तो जो अभी का जो पॉलिटिक्स है और गवर्नमेंट की तरफ से जिस तरह का माहौल है, गवर्नमेंट जो पैसा देती है, कोई भी कंपनी पैसा देती है, आप वो जो है क्लाइम नहीं कर पाते हो। फॉर एग्जांपल एवरेस्ट, आप उसके लिए आपने किसी ने आपको स्पॉन्सरशिप करी 30 लाख रुपए और नहीं कर पाए, जी। तो पैसा आपको रिफंड करना पड़ेगा या जो है? ना, वो तो क्योंकि आपने किसी ने आपको स्पॉन्सरशिप दिया है, और आप वो पैसा डायरेक्टली नेपाल जिस कंपनी के माध्यम से आप जाते हो वहाँ पे चले जाता है। तो अगर आधे रास्ते से कोई क्लाइम नहीं कर पाता है, क्योंकि उन्होंने सारा व्यवस्था आपके लिए कर दी है, फीस वो एडवांस में चली जाती है, 13-14 लाख जो है वो एडवांस में चले जाता है, वो तो आपका रिफंड नहीं मिलता है। तो वो तो पॉसिबल नहीं होता कि अगर कोई चढ़ भी नहीं पाता है तो वापस देना इतना ये नहीं है कि वो वापस कर पाए, क्योंकि वो ऑलरेडी वो जो कंपनी को जा मिल चुका है जा और चुका उसकी होता है, व्यवस्था बन चुकी है। सारा ऊपर तक। और बाकी के जो पैसे होते हैं वो फिर देना नहीं होता, क्यों क्लाइम नहीं किया है? नहीं, पैसा तो पूरा ही देना पड़ता है, क्योंकि खुद का फॉल्ट है। अगर मैंने आधा पैसा दिया है और मैं चढ़ नहीं पाया, तो मैं ये नहीं बोल सकता ना मैं चढ़ नहीं पाया था तो मैं आधा पैसा नहीं दूंगा, क्योंकि उन्होंने सिलेंडर पहुंचाए वहाँ पे, व्यवस्था वहाँ पे की है, राशन उतना पहुंचाया वहाँ पे, परमिट बनाया है। तो जो जितना भी पैसे लगते हैं वो तो आप क्लाइम कर पाओ ना कर पाओ, वो तो देना ही पड़ता है। ग्राउंड से डेथ जोन तक की जो स्टोरी है, स्टेप 1, 2, 3 कैंप जो होता है, उसमें कैसी-कैसी मतलब स्टेप बाय स्टेप परेशानी आती है जो लोग नहीं कर पाते? हर आदमी जो एवरेस्ट नहीं चढ़ पाता, क्या रीज़न है? एक तो मैं बोलूँगा कि दिखावा होता है थोड़ा। बहुत सारे लोग दिखावे के लिए जाते हैं कि मुझे भी करना है, इसने कर लिया तो मुझे भी जाना है। तो मुझे लगता है शायद एक तो सबसे बड़ी तो मेंटल वाला होता है। मुझे वो तो मैं ये करता हूँ कि दिखावा ना करें कभी भी। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर पोटेंशियल है, आप फिज़िकली मेंटली फिट हैं, क्योंकि अगर फिज़िकली फिट है, मेंटली नहीं है तो आप कभी भी कई बार गिव अप कर दोगे। तो दोनों फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली तीनों तरीके से आपको फिट होना ज़रूरी है वहाँ पे माउंटेन में। तो जाने से पहले तो मैंने फंड एक अप्रोच, एक चीज़ है जो फर्स्ट इसमें स्टॉप करता है। अगर फंड नहीं है तो फिर तो सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल। तो फंड हो गया, फिर जो रियल चीज़ होता है जैसे आपका क्लोथिंग वगैरह वो आपका सब अरेंज हो चुका है। तो जैसे हमारा जर्नी शुरू होता है काठमांडू से। काठमांडू से लुकला एक जो हाईएस्ट पॉइंट पे वहाँ पे जहाँ पे छोटी जो फ्लाइट्स वगैरह जाती है, उसके बाद चलना चालू होता है। तो जब वहाँ से चलते हैं तो धीरे-धीरे ऑक्सीजन का जो लेयर है वो कम होने लग जाता है, और उसकी वजह से दिक्कतें होती चलने में। अल्टीट्यूड बढ़ते ही जो है प्रॉब्लम्स होने लग जाती है, तो उसके लिए धीरे-धीरे रास्ते में रुकते हैं फिर। एकदम ऐसा नहीं है जाने के लिए तो 1 ही 2 दिन में हम लोग बेस कैंप पहुँच जाएँ, बट फिर चांसेस ऑफ सर्वाइवल बहुत कम है फिर। तो जैसे शुरू करते हैं तो कम से कम 10 दिन लगते हैं बेस कैंप पहुँचने में। तो 10 दिन में आप एक्लिमेटाइज़ होके जा रहे हो। ये थर्ड स्टेप है। ये पहले जैसे फर्स्ट स्टेप बेस कैंप तक आप जा रहे हो। पहला तो आप जो फ़ाइनेंशियल हो ठीक गया, है। फ़ाइनेंशियल आपका ठीक हो गया। सेकंड, आप जो है फिज़िकली, मेंटली एंड इमोशनली आप रेडी हैं। पैसा तो है, मैं फिज़िकली रेडी नहीं हूँ, तो बहुत टफ पड़ जाएगा। बिल्कुल। तो मैंने तैयारी भी की, मेंटली भी है। मेंटली मतलब मरने के लिए भी तैयार होना, हाँ, कि वही। भाई अब ये नहीं कि नहीं कुछ हो गया, प्रॉब्लम हो गया, मैंने एक कोई डेड बॉडी देख ली और वहीं पे फिर वापस आ गया, तो ये भी होते हैं, बहुत लोग डर जाते हैं। तो मैं जाने से पहले मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, कि अगर मैं सोचूं कि अगर मैं मर भी जाऊं तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अगर इस तरह का अगर माइंडसेट है तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो वो सेकंड स्टेज ये है। थर्ड स्टेज आप एक्लिमेटाइज़ करना। तो वहाँ पे एक वो बोलते हैं माउंटेन में कि डू नॉट बिकम गामा इन द लैंड ऑफ लामा, मतलब कभी हीरोपंथी नहीं दिखाना, है ना? प्रॉपर नेचर के हिसाब से चलना, जैसा आप चल रहे हो, पानी पीना, एक्लिमेटाइज़ करना प्रॉपरली। तो जब बेस कैंप पहुँचते हैं, बेस कैंप पहुँचने में अराउंड 10 दिन तो लगते हैं वहाँ पे। तो जब मेरे साथ क्या हुआ था, जैसे मैं तो तैयारी भी किया था, मैं हिल का ही रहने वाला हूँ, तो चक्कर आने लग जाता था, वीकनेस बढ़ती है, क्योंकि खाना उतना खाया नहीं जाता वहाँ पे जितना आप खाना चाहते हो। भूख लगती भी नहीं है उतनी, और पानी कम हो जाता है क्योंकि एल्टीट्यूड बढ़ता है, ठंडा ज़्यादा होता है वहाँ पे, ठंडा पानी पिया नहीं जाता है, तो पानी की मात्रा भी कम हो जाती है, खाना कम हो जाता है, तो धीरे-धीरे वीकनेस शरीर में बढ़ जाती है, और एल्टीट्यूड का इश्यूज होता है, ऑक्सीजन आपको बहुत कम मिलती है। तो उस समय लगता है जैसे खड़े-खड़े कि मैं गिर ना जाऊँ कहीं पे, चक्कर ना आ जाए। तो वहाँ पे कम से कम 1 हफ्ता आपको रुकना पड़ता रुकना है पड़ेगा। बेस कैंप में। तो वहाँ पे रहना, खाना, इधर-उधर घूमना। तो जब एक्लिमेटाइज़ हो गए तब जाके दूसरा प्रोसेस शुरू होता है ऊपर एक्लिमेटाइज़ेशन का, ऊपर जब वहाँ कैंप 1 जाते हैं। कैंप 1 फिर बेस से फिर कैंप 1 शुरू। कैंप 1 जाके फिर वापस आने, जैसे पहले दिन जो रोटेशन उसको बोलते हैं माउंटेनियरिंग इसमें,
रोटेशन करना, तो रोटेशन एटलीस्ट 2 to 3 रोटेशन लोग करते हैं। एक बार गए बेस कैंप, कैंप 1 तक भी नहीं जाते, नीचे तक जाते हैं। एक जगह का नाम है पॉपकॉर्न, वहाँ पे ग्लेशियर के कई सारे पार्ट टूटे हुए, अच्छा। तो पॉपकॉर्न एरिया, तो वहाँ तक जाते हैं, फिर वापस आते हैं थोड़ा एक्लिमेटाइज होके। हाँ, शरीर हाँ, थोड़ा जो है और उसमें उससे रम पहले जाए। एक और पीक है वहाँ पे, लोबूचे। लोबूचे 6000 मीटर की पीक है, उसको भी लोग क्लाइम करते हैं ताकि थोड़ा इजी पड़ता है उनको कैंप 1 जाने में, क्योंकि कैंप 1 में कई सारे बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं वहाँ पे टूटे हुए। तो अच्छा। पूरे 8 से 10 घंटा लगता है उसको क्रॉस करने में। सिर्फ 6 किलोमीटर है, तो 6 किलोमीटर है, 10 घंटा, अराउंड 8 से 10 घंटा लगता है उसको क्रॉस करने में। तो वो जब कैंप 1 पहुंचे तो लगता है कि सारी एनर्जी जा चुकी है, अच्छा। और इतना एनर्जी खत्म हो जाती है जब पहले पहले रोटेशन में। सेकंड रोटेशन में कैंप 1 कैंप 2 तक जाते हैं, वापस आते हैं। थर्ड रोटेशन में वो डिपेंड करता है कितना दिन किसके पास कितना फिजिकल फिटनेस है। तो वहाँ के बाद तो कुछ लोग ऐसे भी करते हैं जिनके पास पैसे ज़्यादा हैं, उनका कॉस्ट अच्छा है, तो लोग 2 रोटेशन करके कैंप 2 जाते हैं, कैंप 3 टच करके वापस आके बेस कैंप से फिर हेलीकॉप्टर लेके काठमांडू आ जाते हैं, क्यों डायरेक्टली लोअर एल्टीट्यूड में, तो वहाँ पे खाना वगैरह अच्छा हो जाता है, खाना सही मिल जाता है, आप खा भी सकते हो, तो आप एनर्जी रिगेन करके अच्छा, फिर दोबारा खाने में क्या मिलता है? जैसे कैंप 1 2 की आपने बात करी है, वहाँ 6000 के आसपास जो हो हाइट में जो आपके जो कैंप्स हैं, क्या खाना मिलता है वहाँ? बेस कैंप में तो काफ़ी सारा चीज़ मिल जाता है। इस पर मैं तो वेजिटेरियन हूँ, मैं तो नॉन वेज वगैरह नहीं खाता, तो मेरे लिए तो यही था, दाल चावल। अच्छा। रोटी तो वहाँ बनती नहीं थी, अच्छा। शायद एल्टीट्यूड का भी फ़र्क पड़ता होगा। दाल चावल ये वो था वहाँ पे, और कभी फल भी मिल जाते थे। और जो नॉन वेज लोग हैं, जो नॉन वेज नट्स खाते हैं, नट्स वगैरह कुछ? हाँ, ड्राई फ्रूट्स तो रहते हैं, पर उनको खाने का मन नहीं करता उस एल्टीट्यूड पे। अच्छा। शायद उसमें लगता है कि थोड़ा सॉल्ट का ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। हुँ। और रखे रहते थे ड्राई फ्रूट्स, तो काफ़ी रखे रहते थे, पर खाए नहीं जाते हैं, उनको ज़बरदस्ती खाना पड़ता है। पर जो नॉन वेजिटेरियन उन लोगों के लिए तो वहाँ पे व्यवस्था, कंपनी उनको नॉन वेज चिकन वगैरह, एग वगैरह वहाँ पे रखे रहते हैं, प्रोवाइड प्रोटीन कराती है। जिसमें ज़्यादा है वो थोड़ा हाँ, मतलब बॉडी के लिए। हाँ जी, तो कैंप 1 पूरा ग्लेशियर पे है, पूरा ग्लेशियर के ऊपर, तो वहाँ पे प्रॉपर सेटअप कैंप नहीं है। जो लोग ऊपर जाते हैं तो वो जस्ट वहाँ पे इन केस किसी का हेल्थ इश्यूज हो गया तो उनको वहाँ पे रुकवाते हैं, परमानेंट सेटअप नहीं है। सेटअप नहीं। जैसे कि वो उन्होंने टेंट लगाए टेंट रहते हैं, वगैरह है। जैसे रेस्ट करने के लिए लगाए रहते हैं। तो फिर कैंप 2 में फिर वहाँ पे माउंटेन के साइड में, और वहाँ पे है, तो वहाँ पे फिर जिस तरह का बेस कैंप है, वो छोटा मिनी बेस कैंप आप उसको बोल सकते हैं कैंप वहाँ 2 पे, पे। कैंप 2 में। तो वहाँ पे फिर लोग ज़्यादा रहते हैं, वहाँ पे खाना फिर वही दाल भात वगैरह सब मिल जाता है। कैंप 2 के बाद फिर अगेन प्रॉपर सेटअप नहीं है। कैंप 3। कैंप 3 है, कोई मैगी ले जाते हैं आपको गए, क्योंकि वहाँ पे तो पूरा बर्फ है चारों तरफ है, तो उसके बूटेन गैस, छोटे छोटे जो गैस के सिलेंडर होते हैं उसको ले जाना पड़ता है, स्नो मेल्ट करना है, तो उसमें मैगी बनाना है फिर। तो उसके बाद खाना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कुछ मिलेगा। तो कैंप 4 फिर डेथ जोन शुरू हो जाता है। उसके बाद वहाँ पे बोला जाता है कि आपको मिनिमम समय में आपको कैंप 1 पहुँचना है, उसके बाद तुरंत क्लाइम करके वापस उसको क्रॉस कर लेना है। तो जितना भी डेड बॉडीज हैं, मैक्सिमम डेथ जो है वो कैंप 4 के बाद है। कैंप 4 के बाद। कैंप 4 Dead अराउंड zone। वहाँ पे डेथ जोन है वहाँ पे। जितने भी हमको भी जितना दिखा वहाँ पे डेड बॉडी वहीं पे दिखी मैक्सिमम, जो कैंप 4 के बाद उसी डेथ जोन में। तो कैंप 3 पूरा 60 डिग्री के एंगल में है, 60-70 डिग्री के एंगल में माइनस। ना, ये जो स्लोप है ओके, स्लो। उसी पे वो बनाया हुआ है, टेंट बने हुए हैं। तो ऐसे पहले इसमें जाएंगे तो डर भी लगता है कैसे ना मैं लुढ़क जाऊँ नीचे, बट वहाँ पे रहते हैं एक नाइट रख के। ग्लेशियर वगैरह का डर रहता है? वो एवलांच आ सकता है, कहीं एवलांच से भी वगैरह। ऐसे लटके हुए हैंगिंग ग्लेशियर्स वहाँ पे हैं, तो उनका चांसेस हैं कि शायद कहीं से भी गिर जाए और हम पे गिर जाए, तो इस तरह का मामला होता है। गिरते भी हैं? गिरते भी मतलब हैं। किसी तो किस्मत सही है, खराब है। हाँ, वो भी है। कभी क्या होता है गलती से कोई पत्थर आ गया, पत्थर भी गिरते हैं, किसी को लग गया तो फिर क्लाइंबिंग सारी फेल, वो सारा भी होता है। इंश्योरेंस क्या रहता है बंदे का, कि मतलब इंश्योरेंस कुछ हो गया फैमिली के लिए क्या मिलेगा, वाइफ के लिए क्या मिलेगा, क्या सपोर्टिंग रहता है? तो इंश्योरेंस का उसमें ये है कि जब मैंने किया था तो मैंने 75,000 रुपए का तो सिर्फ हेली रेस्क्यू था, तो उसमें सिर्फ इंश्योर्ड वो नहीं था। और 75,000 मतलब सिर्फ अगर कुछ आपको इंजरी हो जाती है तो कैंप 2 तक जो एक बार हेलीकॉप्टर लेने आएगा। अच्छा। अगर होता है कुछ तो वो था 75। अगर आप 1 लाख, मैंने 1 लाख का किया था, तो मैंने 25,000 रुपये और दिए थे उसमें, 30,000 रुपये और दिए थे, तो उसमें 50 लाख का इंश्योरेंस था कि इन केस कुछ इशूज होते हैं या लाइफ थ्रेटनिंग कुछ ऐसा हो जाता है, तो वो 50 लाख का मैंने इंश्योरेंस करवाया था उसमें। तो ये
ये रहता है। ये था, मैंने करवाया था ऑफिस। अच्छा, अच्छा, ये थोड़ा सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से कि सेफ्टी भाई पॉइंट ऑफ व्यू के परिवार केस। को कुछ मिलेगा हाँ या जी। जो भी है। अच्छा, कैंप 4 में फिर डेथ ज़ोन के बाद हाँ, डेथ ज़ोन में जैसे हम लोग वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ मास्क लगाया रहता है, ऑक्सीजन मास्क। बिना ऑक्सीजन मास्क के तो ऐसा लगता है जैसे कि चक्कर आना, वॉमिटिंग होना। तो मैंने कोशिश किया कि निकालूँ, थोड़ा बात करूँ, इधर-उधर घूमूँ, तो पॉसिबल नहीं था। तुरंत वॉमिटिंग जैसा लग रहा था। वो वाले इश्यूज़ थे। और दूसरा क्या था कि सबसे बड़ा इस ट्रेजेडी हमारे साथ क्या हुआ था कि एक जो साथी क्लाइंबर की डेथ हो गई थी पहले ही, आने अच्छा। से पहले। तो वो काफ़ी इमोशनल था। हम लोग जैसे उसमें माउंटेन में वेदर विंडो होता है। जिस दिन जैसे हम पहाड़ में भी देखते हैं कि इस दिन मौसम साफ है तो इस दिन जो है यात्रा के लिए जाएँगे। तो वहाँ पे भी था, जो पहला वेदर विंडो था वो 12 मई को था, 2022 का जब मैंने क्लाइंब किया था। तो 12 मई पहला वेदर विंडो था, दूसरा वेदर विंडो जो था वो 16 मई का था। फिर तीसरा था 21 मई को, फिर 27 मई को। तो ये 4-5 जो दिन थे उसी में, बिल्कुल। उसी दिन में क्लाइंब करना होता है। ये वेदर विंडो क्या होता है कि विंड स्पीड का, अगर विंड स्पीड 30 किलोमीटर से ज़्यादा पर आवर के हिसाब से, तो उसमें आप क्लाइंब नहीं कर नहीं सकते। कर पाएँगे। ये बिलो 30 किलोमीटर के हिसाब से होना चाहिए। तो उसमें पहला 12 को था, तो हमारी कंपनी रेडी नहीं थी, तो हम लोग उसमें नहीं चढ़ पाए। कितने फिर लोग थे आपको? हम लोग 10 लोग थे, तो मैं इंडियन अकेला था, 9 लोग नेपाल के थे मेरे अच्छा। साथ। तो 10 लोगों में से तो सोलो का हमारा प्लान था कि सोलो को हम लोग क्लाइंब करेंगे। तो सडनली हमारे साथ एक जो साथी थे क्लाइंबर, वो एग्जॉस्ट हो गए, एक्लिमेटाइज़ नहीं हो पाए थे। तो कैंप 3 भी नहीं पहुँच पाए, उससे नीचे ही जो है वो एग्जॉस्ट हो गए। उनको हम लोगों ने नीचे लाया फिर रात को 12 बजे। तो पूरी रात भर हम कैंप 2 में रहे उनके साथ। उनको फुल ऑक्सीजन दिया गया और वो बेहोश ही थे, हाथ-पैर हिला रहे थे। तो हमें ज़्यादा ये लगा कि शायद कुछ नहीं होगा इतना कुछ। तो फिर हेलीकॉप्टर आया सुबह मॉर्निंग 8 कैंप 2 में। उनको बेस कैंप लाया। बेस कैंप डॉक्टर ने बोला कि थोड़ा क्रिटिकल है, काठमांडू लाए। काठमांडू में हेलीकॉप्टर मेन हॉस्पिटल में रखे उनको। तो फिर नहीं बच पाए, सर्वाइव नहीं कर पाए। तो हम भी वापस आ गए कैंप, बेस कैंप में रहे फिर 1 हफ्ता। तो ऐसा लगा कि शायद क्या हो गया, ये कभी सोचा नहीं था जिसके बारे में कि एक साथी जो साथ में था 1 महीने से, अचानक उनका डेथ हो जाना वहाँ पे, तो एक काफ़ी डिमोटिवेटिंग हाँ, था। कहीं न कहीं आदमी बहुत को झिझोड़ डिमोटिवेटिंग देता है था। कि भाई किस तरीके से जो है हाँ, तो साथी थे, वो लोग बोलने लगे थे कि वापस चलते हैं, अगले साल आएँगे। तो फिर मेरे लिए भी काफ़ी क्रिटिकल टाइम था। मुझे उनको बताना था कि भई देखो, जो डेस्टिनी तो कोई वो नहीं कर सकते, जो हो गया वो सो गया, अब कैंसल तो खुद नहीं कर सकते, है ना? तो फिर उनको मोटिवेट करने में थोड़ा टाइम लगा। मैंने उनको बताया कि भाई चलिए, कंटिन्यू रखिए, है ना? जो होने का होता है उसको तो कोई टाल नहीं सकता है। अब हम अगली बार अब आएँगे तो क्या श्योरिटी कि हम सारे लोग बच जाएँगे? और इतना पैसा हम कहाँ से लाएँगे? तो कई सारे, दोबारा वही हाँ, तो मोटिवेट खर्चा कर, वही है। हाँ जी, हाँ जी। तो एक दिन तो हमारे लिए था कि पूरा सुबह से शाम तक हम लोग सारे लोग रो रहे थे वहाँ पे, बेस कैंप में, क्योंकि काफ़ी क्लोज़ फ्रेंड थे वहाँ पे। 1 महीने में इतना बॉन्डिंग हो गया था। बिल्कुल। तो वो हो गया था, बट फिर भी फिर फाइनली जो है, तो मेरे साथ आई थिंक पता नहीं ऐसा भी कुछ होता है कि जो बिलीफ सिस्टम भी हेल्प करता है। तो जब बेस कैंप से हम लोग फाइनली 21 का हमारा प्लान था कि 21st को हम लोग क्लाइंब करेंगे। तो जब हम बेस कैंप से निकले कैंप 1 की तरफ, तो वहाँ पे मेरे दिमाग में वही नेगेटिविटी फैली हुई थी कि शायद डेथ वाला, कि मर जाएँगे, क्योंकि उस एक साथी मरा हमारा। तो जब ग्लेशियर में जा रहे थे तो वहाँ ऐसा लग रहा था जैसे कि हम ग्लेशियर टूटेगा। रात को वहाँ पे कैंप होने के लिए रात को जाना पड़ता है, अच्छा। बिना सोए। जैसे 9-10 बजे खाना खाया, निकल जाओ रात को टॉर्च लाइट के इस पे। तो पूरा नेगेटिविटी फैला हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे ग्लेशियर में भी गिरूँगा, शायद ग्लेशियर टूटेगा। मैं मतलब जस्ट डेथ। हाँ, क्योंकि वीराना है चारों तरफ और हाँ। आप जो है पर्वत चढ़ रहे हो, पहाड़ नहीं पर्वत चढ़ पर्वत रहे चढ़ हो। रहे, दूसरा ये था कि वो डेथ भी हो चुकी थी हमारे साथी की, जो काफ़ी क्लोज़ थे हमारे। तो वो भी जा चुके थे, तो उसकी वजह से फिर दिमाग में ऐसा बैठ गया था शायद कि हमारे साथ वैसे ही होने वाला है। तो मेरा तो सर फटा जा रहा था इतना यही सोच के कि शायद मैं भी गिरने वाला हूँ, मैं भी मरने वाला हूँ, मेरे पर्स ओके ये वो गिरने वाला है, ग्लेशियर गिरने वाला है। बस यही चलता जा रहा, 2 घंटे तक मैं महसूस किया ये सारा। उसके बाद मुझे थोड़ा पता नहीं कैसे याद आया कि शायद महामृत्युंजय मंत्र भी जो होता है उससे भी कुछ फ़र्क पड़ता है। सपोर्ट है। तो मैंने जब सुना था, कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, कभी चैन तो ऐसे नॉर्मली करते थे, बट ऐसे रियल सिचुएशन में कभी नहीं किया था। तो जब मेरा सर फटा जा रहा, केवल नेगेटिविटी दिमाग में थी, तो मैं सोचा क्यों ना मैं इसको ट्राई कर लूँ एक बार। कब भाई 1-2 रात के 1-2 बज रहा है। तो मैंने फिर चैंट किया उसको। तो चैंट करने के बाद जो है फिर 4-5 बार किया होगा मैंने। फिर ऐसा लगा जैसे कोई कुछ हुआ ही नहीं अभी तक। सारा नेगेटिविटी चले गया और मैं तब मुझे याद आया कि अच्छा मैं तो ग्लेशियर पे हूँ यहाँ पे। तो फिर जब मैं बाद में पता चला कि मेरे साथी भी साथ में हैं, मैं अकेला नहीं हूँ, मैं चढ़ने जा रहा हूँ, बिल्कुल पॉज़िटिव हो गया था। उसके बाद हम सुबह 8-9 बजे कैंप 1 पहुँचे थे। तो ये भी है, मतलब कि फाइनल डेस्टिनी जो पीक जब जो है क्लाइंब हुआ, जब एवरेस्ट की जो पीक थी,
जिसको जो है काफ़ी सारे सपने संजो रखे थे आपने कि नहीं एक बार जो है चढ़ना है, जाना है, और दिल्ली तक की दौड़ हुई और कई नेताओं के दरवाज़ों में चक्कर काटने पड़े। जब वो सामने था तो वो क्या मंज़र था, मतलब हाँ, थोड़ा उसके वो बारे में हाँ, बताइए? चैलेंजेस मेरे इसमें था। मैं तो मेंटली तो बहुत स्ट्रांग हो चुका था। एक तो डेथ हो चुकी थी, इतने पहले स्ट्रगल किए थे, कई सारे लोगों ने वादे किए थे सपोर्ट करेंगे, यहाँ तक कि एमपी, एमएलए वगैरह ने, बाद में सबने फ़ोन उठाने बंद कर दिए थे। तो ये सारा फेस होने के बाद तो मैं तो बहुत मेंटली स्ट्रांग था। तो मुझे लगा था कि अगर लॉर्ड भोलेनाथ ने जो है कृपा किया तो सब ठीक होगा। तो ये स्ट्रांग बिलीव बन गया था मेरे इसमें। तो बट चैलेंजेस आ ही रहे थे। तो कैंप 2 से कैंप 3 हम लोग गए, और कैंप 3 के बाद ऑक्सीजन लगाना पड़ता है। तो वो लोग मुझे सजेस्ट कर रहे थे कि आप कैंप 2 से लगा लीजिए। तो मैंने कहा कि नहीं, अभी अगर लगाऊँगा तो आगे दिक्कत हो जाएगी, ये सो कर मैं कैंप 3 तक नहीं लगाऊँगा। तो कैंप 3 में मॉर्निंग में हम चले, तो मैं चलता रहा, लोग पीछे से आ रहे थे तो मैं रुका नहीं, चलता रहा। एक स्टेप चलो तो 4 बार साँस लो, इस तरह का होता है। ऑक्सीजन ज़्यादा ले लो तो ऑक्सीजन सिलेंडर जल्दी खत्म हो जाएगा। वो भी एक चैलेंज होता है, तो उसमें कम क्वांटिटी में लेना पड़ता है उसको भी। तो कैंप 4 पहुँचे, और कैंप 4 हम लोग 4 बजे लगभग पहुँचे होंगे शाम के। सुबह चले थे 7 बजे कैंप 3 से। तो फिर क्योंकि दिन में तो चढ़ाई करते नहीं है, रात को ही जाते हैं। तो कुछ लोगों ने 6 बजे किया, तो हमारी टीम बोलते कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है तो हम लोग देर में चलेंगे। तो हम लोग 10 बजे लगभग चले। 10 बजे तक बैठे हुए थे कैंप 4 में, टेंट के अंदर। बहुत तगड़ी हवा चल रही थी वहाँ पे। और जैसे ही शुरू होने वाले थे तो हमारे साथ एक कंबाइंड में एक ही शेरपा थे बेसिकली, जो ट्रेन्ड थे, जिन्होंने 8 बार क्लाइंब किया था। 9वीं बार वो हमारे साथ आ रहे थे। तो वो था, और उनसे मैंने बात किया था कैसे होगा, क्या होगा, जबकि बहुत सारे लोगों में क्या होता है कि एक क्लाइंबर के साथ एक शेरपा होता है। तो चलते-चलते क्या हुआ वहाँ पे, एक का जो एक और मेंबर थे, हमारे क्लाइंबर थे, उनका ऑक्सीजन सिलेंडर काम करना बंद कर दिया। तो वो तो उनके साथ आने लगे धीरे-धीरे। हम आगे चलते रहे, तो फिर वहाँ से मेरी जर्नी अकेली चालू हो गई थी। मैं चलता रहा, फिर मैं पीछे नहीं रुका। तो एक बालकनी, एक जगह आती है बीच में, तो वहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर चेंज किए जाते हैं। तो मैंने वहाँ पे चेंज किए, तो एक और साथी थे हमारे, तो वो बोलने लगे, "अरे दादा, रुकते हैं यहाँ पे और लोगों के लिए।" तो मैंने उनको बोला कि नहीं, रुकना तो नहीं है यहाँ पे, तो -40 डिग्री होगा लगभग उस समय। खड़े रहते-रहते जाम हो रहे थे। मॉर्निंग 4 बजे था जब हमने समय देखा। तो एक साथी थे, वो बोलते कि नहीं-नहीं, रुक जाइए यहाँ पे, हम औरों के लिए रुकते हैं। तो मैंने उनको बोला कि अभी तो पता ही नहीं लोग कहाँ पे हैं, क्यों रुकोगे? यहाँ पे अच्छा। तो फ्रोस्ट बाइट हो जाएगा, हाँ। रुकोगे। तो वो रुक गए वहाँ पे, और जो हमारे मेन शेरपा वो तो पीछे थे कहीं। तो हम लोग आगे बढ़ गए। तो मैं आगे गया, अकेला ही था वहाँ से। तो एक और जो कुछ-कुछ क्लाइंबर और कंपनी के साथ में आ रहे थे वहाँ पे। चलते गए आगे, तो पता चला जब हम काफ़ी ऊपर पहुँच गए, फिर मैं रुक गया। मैं 2 घंटा और रुका वहाँ। शायद अब अकेले थोड़ा एक पॉइंट पे ऐसा लग रहा था कि शायद अकेला जाना सही नहीं है, कहीं मैं गिर गया, कहीं कुछ हो गया तो कौन मेरा सपोर्ट है। तो मैं रुक गया वहाँ पे। 2 घंटा मैं और रुका वहाँ पे। तो 9 बज गया था, तब मैंने देखा कि बालकनी पे और लोग आए हुए, मेन शेरपा पे आके वो लोग वापस चले गए। उनकी तबीयत खराब हुआ, कुछ भी हुआ, वो वापस चले गए। तो वहाँ से फिर जब मैंने वापस जाते हुए देखा उन लोगों ने, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि क्लाइंबर तो नीचे आ रहे हैं। अब शायद मैं ही लास्ट हूँ यहाँ पे, और मुझे जाना चाहिए ऊपर, क्योंकि अगर वापस चले गया तो फिर कोई पॉइंट नहीं था इतना सारा तैयारी करने। तो वहाँ से फिर मैं अकेला निकला। तो अराउंड 11 बज के 13 मिनट पे, जो नेपाली टाइम था, उसमें मैं टॉप पे पहुँचा था। तो फिर तब तक और भी कुछ साथी मेंबर थे, वो बाद में आए फिर धीरे-धीरे। तब वहाँ पे पहले तो एक लग नहीं रहा था कि शायद मैं टॉप पे पहुँचा, जितनी इतनी स्ट्रगल के साथ मैं गया था। तो ऐसा लग रहा था जैसे कि शायद ये सपना होगा, शायद मैं सपना देख रहा हूँ सपने में कि मैं टॉप टॉप ऑफ द वर्ल्ड हुँ। पे पहुँच चुका हूँ। एक सपना जैसा लग रहा था। बाद में जब पूरे हौस-हवास और लोगों को देखा, बोला नहीं, नहीं, रियलिटी में हूँ, यहाँ पे पहुँचा हूँ। फ़ोटो वगैरह खींचा वहाँ पे, कुछ लोगों के लिए, जिन लोगों ने सपोर्ट किया था उनके लिए मैंने वीडियो बनाई वहाँ से, उनका धन्यवाद किया कि भाई आप लोगों के सपोर्ट की वज़ह से मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। और तो वहाँ पहुँचने के बाद फिर रियलाइज़ वो भी ये हुआ कि भाई ऑक्सीजन सिलेंडर, अब तो ऑक्सीजन कम बची हुई है। अगर यहाँ पे टाइम ज़्यादा ले लिया तो वापस भी जाना है। वहाँ पे कितने टाइम के लिए रुकते हैं जब पहुँच जाते हैं पीक ये पे? डिपेंड करता है कि ऑक्सीजन कितना है, और आपकी जो शेरपा वो कितना सपोर्टिव है। तो मेरे साथ तो कोई शेरपा तो थे नहीं, मैं अकेला था, तो मेरे पे कोई रोक नहीं था। बट मैं तो ट्रेनिंग करके आया था कि सिलेंडर कैसे चेक करना है, कितना बचा हुआ, क्या कुछ है। तो मैंने देखा आधा खत्म हो चुका, आधा बचा हुआ था। अब मुझे उस पे जो है कैंप 3 तक पहुँचना था उसी सिलेंडर पे। तो मैं जब देखा तो मैं लगभग आधा घंटा तो रुका था वहाँ पे, टॉप पे फ़ोटो खिंचवाए, थोड़ा बैठे। हालत बहुत ख़राब थी, वीकनेस था, खड़ा नहीं हो सकते थे आप, खड़े-खड़े चक्कर आना, तो ये इस तरह का प्रॉब्लम थी। तो मैं जैसे लग रहा था कि गिरने वालों में बैठ जाता था। तो 2-3 मिनट बैठे। तो वहाँ पे एक पर्टिकुलर जगह है जहाँ पे जो है जब लोग चढ़ते हैं, या अलग-अलग पीक पर है, हाँ, कुछ ना, ऐसा एक क्या एक ही एक है, जगह तो है? उस पे ऐसे प्लेन तो नहीं है वहाँ पे। हुँ। वहाँ पे लगभग क्या बोलेंगे, तो रोप पकड़ के खड़े रहते हैं वहाँ पे, अच्छा, रोप पकड़ के। तो एक टाइम में वहाँ पे कम से कम नहीं तो 30-35 लोग आ सकते आ हैं। सकते हैं। हाँ, आ सकते हैं। बट आप ऐसा नहीं है कि जहाँ दौड़ फ़ोटो वगैरह हाँ, खिंचवाते हैं फ़ोटो वहाँ पे। खिंचवाने के लिए वहाँ पे कर सकते हैं, बट रोप पकड़ के रहते हैं वहाँ पे, क्योंकि इतना प्लेन एरिया नहीं है वहाँ पे उस जगह पे।
तो इमीडिएटली जैसे लोग क्लाइम करते हैं जैसे दिखाते हैं कि हमने फ्लैग लगा दिया, ये कर दिया, वैसा कुछ होता है क्या? हाँ, फ्लैग फोटो खिंचवाते हैं, लगाते नहीं। अच्छा। फ्लैग वो फिर वापस लेना पड़ता है, क्योंकि रेस्पेक्ट भी होती है वो, क्योंकि हाँ। वहाँ पे हम लोग कुछ भी नहीं छोड़ते हैं एक्चुअली। अच्छा, जो भी एक तो अपने देश का हम जो झंडा लेके जाते हैं, या स्पॉन्सरशिप पार्टी के जिनसे स्पॉन्सरशिप मिलती है, हाँ। तो उनके फ्लैग लेके जाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, पैक करके फिर वापस ले आते वापस हैं। ले आते हैं। तो ये भी माउंटेन में बोला जाता है कि जो ऊपर चढ़ना तो उतना टफ नहीं जितना नीचे जाना होता है। हाँ, जितने भी ये कुछ है कि मतलब जो है, बोलते हैं कि ऊपर जाना आपके पास चॉइस है, चढ़ो ना चढ़ो, लेकिन नीचे उतरना कंपल्सरी है। हाँ, वो वहाँ पे चॉइस नहीं है आपकी। हाँ, वो है ना, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो भाई वापस तो आना ही पड़ेगा। ऊपर तो आपका चॉइस है कि भाई आप मन नहीं कर रहा, रिस्क नहीं लेना है, तो आप मत जाइए, रुक जाइए। बट अब जब एक बार लेकिन चढ़ चुके हैं, नीचे नीचे तो आना ही पड़ेगा। और जितनी भी डेथ होती है माउंट एवरेस्ट पे, वो जितने भी क्लाइंबिंग में, सबसे ज़्यादा डेथ हुए नीचे आते हुए होती है, ऊपर चढ़ते हुए बहुत कम होते हैं। तो एक तो उसका रीजन है कि एक तो ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन कम रह जाती है, एक तो रीजन वो है। दूसरा, जितना भी एनर्जी होती है सारा क्लाइंबर जो है ऊपर क्लाइंब करने के लिए लगाता है, तो नीचे आते हुए पता चलता है कि अब तो एनर्जी भी नहीं बची, समय नहीं बचा। और एक डिसबैलेंस, ऊपर जाते हो तो बैलेंस रहता है, बॉडी वगैरह रोप पकड़ के जा रहा है, नीचे आने के लिए झुकना पड़ता था। तो अच्छा। उसमें भी कभी तो ऐसा लगता था कि खड़े उठने का मन नहीं करा, बैठ गए एक बार। तो बहुत सारे लोग जो गिव अप करते हैं फिजिकली, तो सारे लोग पूरी हालत खराब होती टूट है, चुके होते हैं पूरे। टूट चुके होते हैं। तो मैंने भी रियलाइज किया उसको। फिजिकली तो आपको ऐसा लगता है कि बॉडी पार्ट आपके नहीं है, कि वीकनेस इतनी होती है, आप खड़े नहीं रह सकते देर तक। उसके लिए जो है मैं तो जब मुझे लगता था कि शायद मैं गिरने वाला हूँ, वीकनेस इतना था, शरीर हो गया था, तो मैं बैठ जाता था। बैठ के मैं 20 काउंट करता, 20 सेकेंड कदम चल के फिर मैं बैठ जाता था, सांस लेके। उसके बाद मैं खड़ा होता था, फिर निकलता था। तो इस तरीके से मैंने जो है पूरा कैंप 4 तक पहुंचा। और सबसे बड़ी बात हुई कि 2 दिन तक कोई खाना पीना, पानी खत्म हो गया, बॉटल में पानी नहीं बचा। तो जब पानी नहीं रहता, अगर खाना नहीं है, पानी मिल रहा है, तो फिर भी आप चल जाता है, एनर्जी आपके अंदर एनर्जी रहती आती है। और आपके पास, मेरे पास ड्राई फ्रूट्स थे खाने के, वो खाए नहीं जाते, गले में ऐसा लग रहा है जैसे कुछ चुभ रहा है, क्योंकि अच्छा। पानी नहीं था। और वहाँ पे आप बर्फ़ नहीं खा सकते, बर्फ़ खा लिया तो आप खांसते रहोगे, वो खांसी ऐसी होती है कि आपको फिर सोने नहीं देगी और आराम नहीं होगा फिर। तो इस तरह के चैलेंज थे। और जब रियलाइज़ हुआ कि प्यास लग रहा है, खाने का मन कर रहा है, पानी नहीं था। बस यही था कि अब कैंप दूसरे आदमी से हेल्प नहीं ले सकते कि और फिर वहाँ क्लाइंबर। पता ही नहीं चलता है, लोगों को सब हालत वही खराब रहता है। जब हम लोग जब नीचे आ रहे थे, किसी के पास भी पानी नहीं था। एक दूसरे सब बॉटल देख रहे हैं तो खाली है बॉटल में, कुछ भी पानी नहीं था। तो कैंप 4 पहुँचे तो ये सब आशा ये थी कि शायद कैंप 4 पहुँचेंगे तो वहाँ पे कुछ खाने पीने को मिलेगा। तो जब कैंप 4 में पहुँचे, कुछ लोग हमारे आधे से ज़्यादा लोग वापस आ गए थे, उनका हेल्थ इश्यूज़ हो गए थे। जैसे जिन्होंने 8 बार क्लाइंब किया था, वो भी वापस हो गए थे कि बालकोनी से ऊपर नहीं जा पाए, वापस चले। तो वही हमको वहाँ कैंप 4 में मिले। तो हमें अराउंड 6 बज रहा होगा शाम के, वो मिले। तो पूरा बॉडी तो बुरा हाल था हो रखा, तो ये लगा कि शायद वहाँ पे जाएँगे कुछ तो होगा। तो उन्होंने हमको बोला कि अगर सर्वाइव करना चाहते हो कैंप 2 जाओ, यहाँ पे हमारे पास गैस भी नहीं है, पानी नहीं है, खाने का कुछ भी नहीं है। तो 6 बजे हालत ऐसी, हम तो सोच के आए थे कि कैंप 4 में कुछ मिलेगा। रात हो गई। और फिर कैंप 1 से नीचे कैंप 3 में जो जाने वाला रास्ता है, बहुत स्टीप स्लोप है। नीचे जाना तो कई बार नींद आ रही थी। नीचे झुकना, रोप चेंज, सेफ्टी एंकर लगाया रहता है उस रोप पे, उसको जब चेंज करते थे तो ऐसे झपकियाँ आती थी, नींद की झपकियाँ आती थी। तो हम जब नीचे कैंप 3 पहुँचने वाले थे तो 12 बज रहा था रात के। अच्छा। हालत पूरे पैर ऐसे अपने आप ही, मतलब ये लगा रहे अपने आप ही जा रहे हैं, अपना कोई स्ट्रेंथ नहीं बचा हुआ था उसमें। तो जैसे ही कैंप 3 पहुँचने वाला था, बड़ा सा ग्लेशियर था वहाँ पे, उससे फिर रोप से नीचे उतरना था। हमारा साथी नींद के चक्कर से, थके हुए थे, वो सेल्फ एंकर डालना भूल गया। तो हमारा प्लान था कैंप 2 जाने का, तो मतलब रात भर चलते रहेंगे, कैंप 2 जाएँगे। वो सेल्फ एंकर डालना भूल गया तो वो फिसल गया। साइड से हम रोप पे थे, तो उसने जब साइड में गया तो चिल्लाया, दादा बचाओ करके, और लास्ट में अटका वो फिर उस ग्लेशियर पे। तो वो सिचुएशन था, हमने रिफ्लेक्ट किया शायद अभी ये सही समय नहीं कैंप 2 जाने का। एक दिन से हम लोग मरेंगे नहीं, अगर ना खाएंगे ना पिएंगे, तो हम कैंप 3 में रुकते हैं। फिर उसको हमने आराम से उसको वापस निकाला, क्योंकि एक आदमी तो ऑलरेडी डेथ हो चुकी थी, और ये सेकंड होते होते बच गया। तो फिर हमने डिसाइड किया कि तब हम कैंप 3 में रुके थे, बिना खा पी के, ना खाया ना कुछ पिया, कुछ नहीं था, सर्वाइव किया वहाँ पे। फिर नेक्स्ट डे हम जो मॉर्निंग में उठे, फिर कैंप 2 गए थे। तो कैंप 2 फिर नेक्स्ट डे हम जो 4 बजे लगभग पहुँचे वहाँ पे। तो वहाँ पे एल्टीट्यूड उतना ज़्यादा नहीं है, ऑक्सीजन का लफड़ा नहीं है, तो वहाँ पे पानी वगैरह मिल गया था। तब जाके थोड़ा रिलैक्स हुआ कि हाँ अब जो है हम सेफ हैं और मतलब पहुँच अगर चुके जो हैं। है कोई इस तरीके की वो करता है, कोई लापरवाही टाइप की, क्या-क्या प्रॉब्लम आती है वहाँ पे? सबसे बड़ा बात ये, अगर हम जो है
एक्लिमेटाइज शुरुआती से, जैसे हम लोग जो काठमांडू से शुरू करते हैं तो एक्लिमेटाइजेशन सिस्टम वहीं से चालू हो जाता है। तो अगर हम वहाँ प्रॉपर एक्लिमेटाइज नहीं करते, वहाँ पे मुझे भी किसी ने गाइड किया था कि आप जो है ठंडा पानी बिल्कुल ना पिए, क्योंकि वो पानी ऐसा नहीं होता, वो ग्लेशियर का पानी होता है, गर्म पानी पीना था। तो मैंने बिल्कुल भी अब वो फॉलो किया, उसको गर्म पानी का थर्मस अपने पास रखा, वो पिया। वहाँ पे ये बोलते हैं खुम्बो कफ बोलते हैं उसको। तो एक बार वो खुम्बो कफ लग खांसी चालू हो जाती है तो बहुत टफ होता है उसको जाने के लिए। आप खांसते रहते हो, आप खांसते तो आप नींद सो नहीं सकते हो, आप नींद आपकी पूरी नहीं होती तो आप एक्लिमेटाइज नहीं होते नहीं हो, कर सकते। ये वाला है। दूसरा, वहाँ पे खाने का मन नहीं करता बिल्कुल, जैसे अब एल्टीट्यूड बढ़ता है, आप हाइट पे जाते हैं, बिल्कुल आप खाना आपके सामने रखा, मन नहीं करता है। नहीं, कुछ ऐसा हो जाता है कि मुझे बता रहा था कोई कि याददाश्त चली जाती है, हाँ, तो कुछ इस ये है तरीके ना, से। तो जैसे अब मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, मन तो कर रहा है, खाना नहीं खा रहा हूँ, तो मतलब मैं खाना भी नहीं खा रहा हूँ, सो नहीं पा रहा हूँ, तो एल्टीट्यूड इश्यूज वगैरह होते हैं। चश्मा होता है ना, स्नो जो गोगल्स हम लोग पहनते हैं, अगर वो नहीं पहना तो स्नो ब्लाइंडनेस हो जाता है, आंखें अंधी हो जाती है। तो आंखें, उसका एक इलाज है, अंधेरे में रखा जाता है, फिर आपका चढ़ना ही बेकार है, आप चढ़ ही नहीं सकते हो अगर एक बार स्नो ब्लाइंडनेस हो गया तो। वो सारे चीज़ें, छाती में पानी भर जाता है उसमें, दिमाग में पानी भर जाता है, एक्लिमेटाइज हुए नहीं आप जल्दी जल्दी भाग रहे हो ऊपर, तो उसमें क्या, जो हवा भी ले रहे हैं वो भी क्या होता है, वाटर में एक्युमुलेट हो जाता है, फिर दिमाग में अच्छा, बढ़ जाता है, तो चक्कर आ जाते हैं, गिर जाते हैं। तो वो भी है कि उसका भी एक शरीर के अंग खराब होने का चांस रहता है, कुछ हाँ, ब्लड तो फ्लो ये होता तो है। रहा नीचे लेवल से जो चालू हो जाता है, अगर एक्लिमेटाइज नहीं हो पा रहे हो, आप जल्दी भाग रहे हो, अब जैसे तबीयत खराब हो गई तो बेस्ट रूल क्या होता है कि आप वहाँ पे रुकिए या डिसेंड करो। मेडिसिन काम नहीं करती हाई एल्टीट्यूड में, तो उसका बेस्ट क्या होता है, नीचे आइए वापस, लोअर एल्टीट्यूड में रहिए, थोड़ा फिट हो गए तब क्लाइम करें। तो कुछ लोग इसको फॉलो नहीं करते हैं, बोलते हैं हल्का सा भी अगर तबीयत खराब है तो वो लोग चलते जाएंगे, चलते रहते तो हैं। उसकी वजह से उनका हापो ये सारा चीज़ है, स्नो ब्लाइंडनेस है, तो ये सारी प्रॉब्लम होती है। तो एक्सपीडिशन फेल होने के रीज़न है जो क्लाइंबर वहाँ पे करता है। अगर क्लाइंबर के साथ शेरपा ना हो, तो क्या चढ़ने में क्या दिक्कत आएगी चढ़ने में? देखो, मैं तो मतलब ये लगा लो कि एक तो कॉन्फिडेंस, जैसे मैं तो ट्रेन था पहले से ही, तो मेरे साथ तो नए था, मैं तो खुद ही करके आ गया। अदरवाइज़ लोग वापस आ जाएँगे, नहीं जा पाएँगे। एक तो उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि वो क्योंकि आपने जैसे यूरोप के काफ़ी जगह पे आपने जो है क्लाइंब किया है, वहाँ पे शेरपास नहीं होते, हुँ, वहाँ पे अपने आप करना पड़ता है। यहाँ पे लोग बाग जो है करते हैं, हालाँकि नेपाल गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया है कि शेरपा होंगे, होंगे। होने मतलब उनका वो जो है रोज़गार है। लेकिन अगर ना हो, तो क्या लोग चढ़ पाएँगे? क्या 90% लोगों का एक्सपीडिशन फेल हो जाएगा। फ़ेल हो जाएगा? 90% ये तो मैं लिख के देता हूँ। जो 10% जो लोग अच्छे तरीके से तैयारी करके गए हैं, जो माउंटेनियर हैं, जिन्होंने कोर्सेज़ किए हुए हैं, ट्रेन्ड हैं पहले से ही, तो 10% वो लोग होंगे जो एवरेस्ट पे पहुँच पाएँगे। तो क्योंकि सारे शेरपा वहाँ पे क्या करता है कि पानी पिला रहा है, पानी वो देते हैं वहाँ पे, बैग, यहाँ तक कि अगर कुछ सामान आप ले जा नहीं पा रहे हो, वो लेके जाते हैं आपका एक्स्ट्रा सामान। कहीं पे तो मैंने ये भी देखा कि एक बार एक क्लाइंबर थे, तो एक आगे से एक शेरपा लेके जा रहे हैं, एक पीछे से उनको सपोर्ट कर रहे हैं, 2-2 शेरपा एक-एक क्लाइंबर के साथ, 3-3 लोगों के साथ। तो ये भी है माउंटेनियरिंग उसमें। तो रियल माउंटेनियरिंग ये है कि भाई खुद करके जाओ, जैसे एक नॉर्मल सपोर्ट जो शेरपा है वो साथ में आपको रास्ता दिखाए, वो होता है। बट अभी के इसमें अगर देखें तो शेरपा के बगैर 90% लोगों का जो है एक्सपीडिशन फेल हो जाएगा, नहीं लोग पहुँच मतलब पाएँगे वहाँ तक। खाली नाम का सर्टिफ़िकेट कि मैं एवरेस्ट चढ़ा हूँ। हाँ, बहुत सारे लोगों के साथ अभी तो ये है, अभी तो कॉपी तो लोग बहुत कर रहे हैं कि देख के कि हाँ, मैंने एवरेस्ट कर लिया तो किसी और ने किया तो मैं भी करूँगा, मैंने भी कर लिया। देखा-देखी हो रहा है। हुँ, और उनमें सबसे ज़्यादा रोल जो है शेरपा का है, शेरपा का है। क्लाइंबिंग क्यों शेरपा। शेरपा के नाम नहीं आता, जबकि जैसे अब आपने बताया कि 90% लोग अगर वो नहीं होंगे तो नहीं कर पाएँगे। हुँ, वो केवल एक जो है सपना रह जाएगा। उनका बड़ा योगदान रहता है, क्योंकि जब आप थके होते हैं और वो आपको पानी भी दे रहे हैं, हुँ। खाना भी इवन बना के दे रहे हैं और उसके बाद आपको आपका सामान ले जा रहे हैं, तो सबसे बड़ा योद्धा तो वही है जो आपके साथ लगा शेर है, जो साथ में है। जो साथ में है। तो उनका जो आपने बोला नाम उनका क्यों नहीं आता? एक एक तो वो क्या है कि जो शेरपा लोगों का उनका वो रोज़ी-रोटी है वहाँ पे, वो एल्टीट्यूड में रहते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग लोग हैं वो। वो लोग जब मैं तो बहुत प्रिपरेशन करके गया था, तो उसके बावजूद देख मैं पहाड़ी भी था तो मैं उनसे कनेक्ट कर पाता था। तो बट उनका जो सामान लेके जाते थे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो लोग, मेंटली स्ट्रॉन्ग है। तो वो है। और दूसरा क्या कि हम जो क्लाइंबर क्लाइंब करके आते हैं, सबसे ये क्या है कि हम लोग उनका नाम नहीं लेते हैं। उनको बस एक बार क्लाइंब हो गया, उनकी फ़ीस दे दी, वापस आ गए, बस अपना न्यूज़पेपर में डलवा के सब चीज़ करके वो होता है। तो एक साइड हम लोगों ने भी उतना उनको वो नहीं करते, प्रमोट नहीं करते। दूसरा क्या है कि वो लोग हम लोग तो जैसे एक फ़ेमस होने के लिए क्लाइंब कर रहे हैं, जो एक रियलिटी है कि भाई मुझे जाना है, वर्ल्ड को दिखाना है, मैंने
हाईएस्ट पीक को क्लाइम किया है। उन लोगों का इस तरह का नहीं है, उनका बस वो है कि रोजी-रोटी अपने परिवार रोजी-रोटी चलाने के लिए जो परिवार है, चलाने के तो लिए। वो करना है। उनका कोई सपना नहीं होता कि मुझे एवरेस्ट पे रिकॉर्ड बनाना है भाई। खुर्शीद-पास तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 25-30 बार चढ़े हैं। अभी एक का 27 बार, एक वहाँ पे है रीता गामी शेरपा, वो लेडीज़ रूट है? ओपन हाँ ना, वो मेल है। मेल है। तो उन्होंने अभी 27 बार उनका क्लाइम हो चुका है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बने। पहले आदमी जिन्होंने 27 बार उन्होंने जो है एवरेस्ट क्लाइम किया है, तो उनका तो काफ़ी नाम है और उनको जगह-जगह बुलाया जाता है। तो जो रूट ओपनिंग जो टीम होती है, नेपाल गवर्नमेंट की तरफ से जाती है, जो रूट बनाती है, हुँ, हुँ। तो उसमें वो लीड करते हैं, वो लेके जाते हाँ, हैं। पहले रूट हाँ, बना के रखते हैं, रोप वगैरह जो डालते रोप हैं। वगैरह फिक्स करके, तो उन नेपाल के जो डिपार्टमेंट है जिसको हम लोग फीस देते हैं, जैसे क्लाइंबर की तरफ 12-13 लाख रुपए जो नेपाल गवर्नमेंट को जाता है, तो वो जहाँ पे भी ग्लेशियर तो टूटते रहते हैं। हमारे सामने कई बार रास्ते हमारे टूटे हैं, कई रास्ते नए बने, तो वो डिपार्टमेंट जो है उनका, वो रास्ते में वहीं पे रहते हैं, तुरंत जो आके वो उनको आइस फॉल डॉक्टर बोला जाता है वहाँ पे, वो जाके जो है रास्ते ठीक कर देते हैं। तो वो रस्से डाल के रखते हैं पहले ही? हाँ, रस्सी पूरा फिक्स है। पूरा बस आप एवरेस्ट तक? ये है आपका, जैसे बेस कैंप से शुरू होता है, कैंप 1 तक लगा हुआ है। जहाँ-जहाँ पे ज़रूरत है, जहाँ पे सेफ है वहाँ पे तो नहीं होता है। हुँ। जहाँ पे ग्लेशियर छू के जा रहे हैं, चांसेस है कि आप क्रेवास में चले जाओगे, डेंजरस है, तो वहाँ पे हर जगह रोप बाँधी हुई रोप है, रोप भी। स्टेयर्स सीढ़ियाँ हाँ, वगैरह जो लगती हैं, तो ये पूरा जो है वो सब वही काम करके रखते सब हैं। सब रे रोप पूरा फिक्स रहता है वहाँ पे। तो वो क्या मंज़र रहता होगा जब जो है कुछ भी नहीं और आप जो है एक रास्ता हाँ, बना तो रहे हो, वो उनको बड़ा टफ रहता इसीलिए होगा। उनको 1 महीने से ज़्यादा लगता है। उनकी पूरी टीम जाती है, वो क्योंकि जो पुराना जो रास्ता है वो सारा बंद हो जाता है, ऊपर बर्फ़ आ जाती है, रास्ते टूट जाते हैं, तो रोप तो फिक्स ऑलरेडी की हुई रहती है पहले साल की, बट वो सारा खराब हो जाता है। तो अच्छा, इस टीम को वो क्या दब भी जाते प्रत्येक साल, होंगे हाँ, बर्फ़ में? दबते जाता है, तो पर इस टीम को प्रत्येक साल जाके जो है नया रास्ता बनाना पड़ता ये है। तो रास्ता जब वो टॉप पे पहुँचती है तब वो डिक्लेयर करती है कि हमने जो जो रूट है वो फिक्स हो चुका है। उसके बाद जो वेदर विंडो जो मैंने बताया था कि वेदर विंडो कब का है, कब मौसम ठीक है, तो उस हिसाब से जो क्लाइंबर फिर वो करते हैं। क्या कहना चाहोगे? आपने जो है बहुत सारी बातें कही कि मतलब जो है, जो फंडिंग के लिए कहीं न कहीं जो है काफ़ी सारी अप्रोच आपने लगाई है। अगर जैसे मोदी जी ने अभी मुखवा जाके जो है बात कही थी कि इस चीज़ को बढ़ावा मिलना बढ़ावा चाहिए, मिले। प्रमोशन मिलना चाहिए और इसमें जो है ये एक खेल है, स्पोर्ट्स हुँ। है ये, इसमें लोगों को आगे आना चाहिए। लेकिन जो बातें कही जाती हैं वो धरातल पे कहीं न कहीं जो है नदारद है। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि देखो, जो मोदी जी का सपना है, अगर सारे जो पॉलिटिशियन हैं, वो लोग फॉलो करें तो हमारा देश जो है सोने की चिड़िया वो बन जाएगा। पर उसको सारे लोग फॉलो नहीं करते। ग्राउंड पे रियलिटी कुछ और है। हम ऑफिसों में जाते हैं तो बिना करप्शन के बात नहीं होती। एक छोटा-सा काम करने के लिए भी ब्राइब माँगते हैं कि इतना दो, तब जाके काम होता है। तो इस तरह का है। और जो फंडिंग जो मैंने 2022 में एवरेस्ट किया था, 2 लोगों ने हमने क्लाइम किया था। एक और लड़की थी उत्तरकाशी की, सविता, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। अच्छा। तो उनका एक्सीडेंट हो गया था बाद में, और वो इस दुनिया में नहीं है, और मैंने क्लाइम किया था क्योंकि हमको स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी सपोर्ट नहीं मिला, कुछ भी सपोर्ट नहीं मिला। तो अभी लगा लो 2025 है, तो अभी तक उसके बाद एक भी आदमी ने 2022 के बाद एवरेस्ट क्लाइम किसी ने भी अप्रोच ही नहीं किया। अप्रोच पता है कि कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा करके भी क्या करना है, जबकि वहाँ पे कई सारे और स्टेट हैं, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गए, उड़ीसा हो गए और वेस्ट बंगाल हो गए, तो ये लोग बहुत सपोर्ट करते हैं अपने क्लाइम। राजस्थान हो गया, राजस्थान में तो गवर्नमेंट यहाँ तक लैंड भी देती है उनको बिज़नेस करने के लिए, और हरियाणा में तो गजेटेड पोस्ट भी उनको दी जाती है जो भी एवरेस्ट क्लाइम करके आते हैं। तो यहाँ के उत्तराखंड गवर्नमेंट के पास कुछ ऐसा नहीं है कि मतलब जो है या देते नहीं है? यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने कई बार मुख्यमंत्री जी से मिलने की कोशिश की, जो पीआरओज़ उनके हैं, बात किया, बट कोई उन्होंने लीड नहीं दी, मतलब मिलने की। कई सारे बहाने उनके थे, तो मैं खुद ही परेशान हो गया था। मैं बोला नहीं, मैं इतना पहाड़ मैंने खुद ही चढ़ लिया अपने मेहनत से, तो कोई मतलब नहीं उनसे मिलने का। तो वो है, मैं तो चलो अभी मैं काम कर रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ, मैं तो अब इंडिपेंडेंट हूँ उस तरीके से। बट बहुत सारे लोग हैं जो करना चाहते हैं, उनको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा। तो ये सपोर्ट की वजह से उनका जो प्रतिभा वो नीचे जा रही है। और मैं तो यही कहना चाहूँगा, जो भी लोग हैं ट्राई करें, केवल गवर्नमेंट के भरोसे ना रहें। अगर करना चाहते हैं अपने पैरों पे, खुद ही करें। और जो पॉलिटिशियन है उनको शायद मैं तो ये बोलूँगा कि भैया, आप जनता के बल पे आप आगे गए हो, जनता ने आपको वहाँ तक पहुँचाया है, तो क्यों ना आप भी एक सपोर्ट सिस्टम बने जनता के लिए और उनको सपोर्ट करें। और जो लोग इस तरह का करते हैं उनको एटलीस्ट एक फेलिसिटेट तो करें, उनको समाज के सामने उनका सम्मान किया जाए, ताकि लोग जानें उनके बारे में। और वो शायद एक मोटिवेशन बनेगा समाज के लिए, पॉजिटिव सोच आएगी। और अभी अगर हम देखें तो मैं उत्तरकाशी से बिलोंग करता हूँ, और केवल उत्तरकाशी नहीं, और भी स्टेट का कंडीशन है। हमारा नशा के प्रति हमारा समाज बहुत ज़्यादा जा रहा है, बहुत ज़्यादा जा रहा है। छोटे-छोटे बच्चे स्कूल छोड़ के नशा के प्रति लग गए हैं, नशा बहुत ज़्यादा करने लग गए हैं। तो अगर गवर्नमेंट शायद इस तरीके से जो एडवेंचर्स बेस्ड है, इस तरह का इसमें प्रमोट नहीं करेगी,
तो आने वाले जो 5 से 10 साल में स्थिति बहुत बेकार हो जाएगी हमारे जो युवा हैं आने वाले। तो शायद गवर्नमेंट को इस तरीके से इनिशिएटिव लेना चाहिए, उन युवाओं को हर जगह से जोड़ना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए बेसिकली जहाँ-जहाँ पे वो स्पोर्ट्स में हो या किसी भी स्पोर्ट माउंटेनियरिंग हो और भी है, उसके उनके पोटेंशियल को अगर वो अगर मौका कोई दें। अप्लाई करना चाहता है, कोई करना चाहता है, क्या मार्ग है उसके लिए? किस-किस तरीके से जो है तैयारी करें? माउंट एवरेस्ट जैसे मैंने किया था, तो इसके लिए देखिए सबसे बड़ा तो फंड है हमारे जो उत्तराखंड में अगर लगा लो तो लोग तो फिजिकली तो मेंटली फिट हैं ऑलरेडी, वो हमने तो माउंटेन से सीखा है। हम लोगों के जो आड़े आता है वो सिर्फ हम जो फंड है, फंड नहीं कर पाते हैं। तो फंड के लिए जो सीएसआर कंपनी होती है, जितनी भी कंपनीज़ है उनका सीएसआर के माध्यम से सपोर्ट करती है। गवर्नमेंट भी करती है, बहुत सारे गवर्नमेंट के पास कई सारे जो ऐसे डिपार्टमेंट है जहाँ से वो सपोर्ट आपने कहा कि फंड्स सबसे पहले है, हुँ। तो पैसे तो बहुत लोगों के पास है। पैसा लेकिन और चीज़ क्या-क्या लगती है? डॉक्यूमेंटेशन क्या लगता है? डॉक्यूमेंटेशन फिजिकल आपके पास जैसे फिजिकल वो आपका होना चाहिए, मतलब हर कोई आदमी पासपोर्ट। दे सकता है कि या जो है हाँ, कुछ ना कुछ काबिलियत होनी चाहिए आपके अंदर, क्या होना काबिलियत चाहिए? आपके अंदर देखो, एक तो जब आप किसी को ऐसे तो कोई तैयारी नहीं वहाँ जाएगा नहीं, क्योंकि वहाँ तो लाइफ एंड डेथ वाला सिचुएशन है, डेथ भी हो सकती है। तो जो लोग जिन्होंने प्रिपरेशन किया है, जिन्होंने एक सपना देखा है कि मुझे माउंट एवरेस्ट जाना है, और वो उनका प्रिपरेशन देख के, उनका कॉन्फिडेंस देख के तब जाके, क्योंकि ना मेरे पास फंड भी है, मेरे पास तैयारी भी है और मुझे वहाँ पे करना है, एक मकसद है कि भाई वहाँ जाना है, लोगों को अवेयर करना है कि तुम भी ये कर सकते हो, चैलेंज ले सकते हो लाइफ में। तो उस तरीके शायद वो है। और सीएसआर के माध्यम से जो है वो कंपनियां सपोर्ट करती है, बहुत सारी कंपनी है जो बड़े-बड़े क्लाइंबर्स हैं और अदर कंट्रीज़ के और अदर स्टेट के, तो उनको तो पूरे यहाँ तक कि पूरा फंड भी गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है, उनको सपोर्ट किया जाता है। और एक और वो था मतलब एवरेस्ट के बाद भी मैं जो मेरा नेक्स्ट गोल बना था, वो था 7 महाद्वीपों की हाईएस्ट पीक को क्लाइंब करना। अच्छा। और ये था मैंने ढूँढा कि मैं ऐसा क्या करूँ कि जो अभी तक किसी ने नहीं किया। तो उसमें था कि मैंने एवरेस्ट क्लाइंब किया था सैटरडे को, वीक का सेम डे बेसिकली। तो उसमें भी मैंने किया था, तो अभी मैं 5 कर चुका हूँ सेम डे में। तो इसके लिए जो मेरा नाम वो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है उसके लिए कि अच्छा। फर्स्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड हु हैज़ क्लाइम्ड 4 कॉन्टिनेंट्स हाईएस्ट पीक ऑन अ स्पेसिफाइड डे, बेसिकली जो वीक का एक सेम दिन एक के दिन अंदर। में। तो फिर अभी मैंने 5वां जो साउथ अमेरिका में गया था, तो वेदर बहुत ख़राब था, चैलेंजेस था बहुत, 21 डेज़ हम लोग वहाँ पे थे। और पहला जो हम लोग 22 को क्लाइंब किया तो वेडनेसडे था, तो सारी टीम नीचे आ गई। तो मेरे दिमाग में वही सपना घूम रहा था कि नहीं, मेरा जो मिशन लेके मैं आया था कि मैं सैटरडे को ही क्लाइंब करना है, वो तो फेल हो जाएगा। फिर सारी टीम नीचे आई, मैं फिर अपना बैग पैक किया और पहाड़ों से तो हमने सीखा ही है दृढ़ होना कि भाई कुछ करने के लिए कोशिश तो करनी जैसे आपने पड़ेगी। यूरोप में कराई, इसके लिए भी जो है वो फंडिंग आपने कहीं से अरेंज करी है या कुछ यूरोप कोई के लिए सीएसआर से शुरू किया आपने हाँ, वगैरह? तो यूरोप के लिए क्योंकि फंड इतना ज़्यादा नहीं लग रहा था, तो मैंने अपना जो मुझे अपना इनकम से जो मेरा था, मैंने उसी से किया था। और तो मैंने खुद ही अपने आप से किया। तो उसके बाद जब मैं एवरेस्ट क्लाइंब करके आया, तो मैं जिस स्कूल में भी काम करता हूँ, जिस ऑर्गेनाइज़ेशन में काम करता हूँ, तो उन्होंने मुझे जो है 8 लाख का सपोर्ट किया था बाद में। फेलिसिटेट किया, मैं और स्कूल में गया था। तो वहाँ से मुझे सपोर्ट मिला है कुछ। और तो एवरेस्ट के लिए तो मुझे हाफ तो मुझे सपोर्ट मिल गया था बाद में। और मैंने जो अपना अपना फंड और वो लगा के गया था। बट और जो है, अभी मेरा नेक्स्ट जो है नॉर्थ अमेरिका, वो है अलास्का में है, माउंट देनाली। तो ये भी टफ है, -60 डिग्री टेम्परेचर होता है वहाँ पे। और एक अंटार्कटिका में माउंट विंसन। ये 2 बचे हुए हैं, जो 7 महाद्वीपों के हाईएस्ट पीक। तो इसका थोड़ा कॉस्ट ज़्यादा है। अभी अराउंड नॉर्थ अमेरिका के लिए 16 लाख लगभग वहाँ पे लगता है, और 55 लाख लगभग अंटार्कटिका महाद्वीप को क्लाइंब करने का लगता है। तो ये मेरा सपना है अभी वहाँ कि के लिए 55 लाख क्यों लगते हैं? वहाँ पे आधा तो ट्रांसपोर्ट पे लगता है, क्योंकि वहाँ पे कोई स्पेसिफिक फ्लाइट जाती नहीं है। तो जो फ्लाइट जाती है सिर्फ क्लाइंबर के लिए जाती है वहाँ से। तो क्लाइंब आधा पैसा आपको सिर्फ फ्लाइट का ही चार्ज पड़ता है। अच्छा। -80-90 डिग्री टेम्परेचर होता है। तो वहाँ पे फैसिलिटी प्रोवाइड कराना, वहाँ पे जो कंपनी है उसका जो चार्ज है बहुत ज़्यादा लगता है। तो उस कंडीशन में अराउंड 55 टू 60 लाख रुपए जो है एक क्लाइंबर का फीस लगता है। वो भी एक ड्रीम है। हाँ, वो भी ड्रीम है। तो ये शायद मेरा ड्रीम ये है कि 7 कॉन्टिनेंट्स करने के बाद, क्योंकि मैं पहला हो जाऊँगा इसमें वर्ल्ड में कि जिन्होंने 7 कॉन्टिनेंट हाईएस्ट पीक को सेम वीक के सेम डे में किया है। तो उसको मैं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराना चाहता हूँ उसके लिए भी। तो एक जस्ट दिमाग में रखा हुआ है मैंने एक ड्रीम की, नहीं, दिमाग ये भी में करना है, है। दिमाग में है तभी तो आपके दिमाग में था एवरेस्ट जाने का, तो आप जो है हाँ। वो कर लिया आपने, जबकि कोई बिना कुछ फंडिंग, बिना कुछ सीएसआर फंड्स वगैरह नहीं मिला आपको, आपने जो है क्राउड फंडिंग करी। आप जैसे कह रहे थे कि 100-200 रुपए लोगों ने दिए। दिए हैं।
वो भी कहीं न कहीं जो है लोगों की एक सपोर्ट है आपके लिए। तो बहुत-बहुत धन्यवाद राणा जी, आपने काफ़ी सारी बातें सुनाई, जो आपका जो है यात्रा थी, एवरेस्ट की जो यात्रा थी और क्या-क्या कठिनाइयाँ आई वहाँ पे, किस-किस तरीके से आपने जो है कैंप 1, 2, 3 जो भी स्टेप बाय स्टेप जो था, किस-किस तरीके से आपने किया और अकेले जो है बिना शेरपा के आपने एवरेस्ट एवरेस्ट चढ़ा है, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपको और शुभकामनाएँ। और और भी आप जो है पीक क्लाइंब करें, जैसे आपने जो है यूरोप में काफ़ी सारे करे हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच थैंक और यू राणा जी, थैंक यू बहुत-बहुत सो धन्यवाद।